बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि दुनिया की नज़रें जम्मू व कश्मीर में होने वाले इंतखाबात पर जो है वो लगी हुई है और कल भी वोटरों की एक बड़ी तादाद ने जो है कश्मीर और जम्मू डिवीज़न की अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद ने जो है पोलिंग बूथों का रुख किया और ताकि वो जो है अपने राय दहाई का इस्तेमाल कर सके। और इस खित्ते में जो है 10 साल के वक्फे के बाद होने वाले असम्बली इंतखाबात में कल वोटरों की ज़बरदस्त वोटिंग भी रिकॉर्ड की गई है और 3 मरहलों के इंतखाबात का पहला मरहला जो है चिनाब और कश्मीर की दिहाइयों में 24 असम्बली हलकों में मुनक़िद हुआ है और पहले मरहले में जो है कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला भी हुआ है और असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में जो है तकरीबन 60% पोलिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और कौन जीतेगा और किसके नसीब में होगी हार, ये अब 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सतीश वर्मा साहब, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वर्मा साहब, आपका जेके अपडेट में बहुत बहुत शुक्रिया है। शुक्रिया। वर्मा साहब, पहले हमें बता दीजिए, करीब 10 साल के बाद जो है इलेक्शंस कश्मीर में हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। काफ़ी तादाद में लोग जो है वो पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, अपने नुमाइंदे चुन रहे हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले इलेक्शंस में इस तरह का रुझान देखने को नहीं मिल रहा था। किस नज़रिए से देख रहे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, आपने जैसे ओपनिंग में खुद कहा कि करीब 60% इस बार पोलिंग गई है और ख़ास तौर से जो हाईएस्ट पोलिंग हुई है वो चिनाब वैली में हुई है, डोडा और किश्तवाड़ में। हालांकि वहाँ के 3 डिस्ट्रिक्ट में रामबन समेत 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव था और 16 सीटें साउथ कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग इन डिस्ट्रिक्ट में था। तो हम समझते हैं कल जिस प्रकार का डोडा में पिछले लोकसभा के अपेक्षाकृत ज़्यादा मतदान हुआ, इधर साउथ कश्मीर की बात करें, चूँकि आप खुद कश्मीर से आते हैं, आपको मालूम है कि विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का, बिलो 10% हमेशा मतदान हुआ है। लोगों में उस प्रकार का उत्साह था रहा, कभी लोगों में उस प्रकार की कहा जाए कि निश्चिंत हो डाल, लोग बेचैन दिखाई देते थे। इस बार हम इस बात के लिए मुबारक देंगे ख़ास तौर से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस प्रकार के पुख्ता इंतज़ाम किए थे कि वहाँ किस प्रकार का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। इसलिए लोगों ने घर से निकले और अपीलें भी हुई। और जो आपने जो बिटवीन दी लाइन मेन बात कही है वो ये है कि आखिर इतने बड़ी तादाद में पोलिंग की वजह क्या हो सकती है। हम समझते हैं कि इसके वजूहात तो कई हैं, लेकिन अगर हम एक मोटा तौर पे बात करें जो हम पिछले करसे कश्मीर के मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या मीडिया के ज़रिए जो खबरें छन के आती रहीं, रिएक्शंस आते रहे पब्लिक के ख़ास तौर से, उसके हिसाब से देखा जाए कि लोगों ने सोचा कि हमने अपनी कोई बात या डिमांड पूरी करवानी है, उसका एक ही जरिया है, वो आप अपने इंतखाबात में पार्टिसिपेट करो और वोट डालो। वोट उन्होंने इस सोच के साथ डाला है। ये हम नहीं कह सकते कि वोट सरकार के पक्ष में डाला है या विपक्ष में डाला है, लेकिन जितना ज़रूर है, चूँकि हमें याद आता है कि जब पिछले साल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से श्रीनगर तक गए थे, रास्ते में मालूम है उस टाइम बर्फ़बारी पड़ रही थी, भारी बर्फ़बारी हो रही थी। लोग अपर रीचेस के इलाके से 10-10, 20-20 किलोमीटर सिर्फ देखने के लिए आ रहे थे कि कौन ऐसा शख्स है जो कड़ाके की ठंड में टी-शर्ट डाल के वहाँ आ रहा है। उससे हमें थोड़ी एसेंस मिली कि लोग कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम खुलकर आए बाहर, लेकिन हम बाहर तभी निकलें जब हमारी सिक्योरिटी की बात हो, सुरक्षा की बात हो। तो हम समझते हैं लोग कुछ ना कुछ उनके दिमाग में बात है जिसको ध्यान में रख के वो आए और भारी मतदान किया चिनाब वैली की 8 सीटों पे भी और 16 जो साउथ कश्मीर की है। साउथ कश्मीर का हैरानगी ये होती है कि वो कभी इस लेवल की पोलिंग नहीं हुई जिस प्रकार की इस बार देखने को मिली है। बिल्कुल सर, मेरा सवाल रहेगा आपसे, फर्स्ट फेज़ के इलेक्शंस हुए जी और इस बार जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का वो जो रुझान जो है देखने को मिल रहा है, काफ़ी तादाद में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो उठ रहे हैं, किसकी तरफ इशारा होगा ये? देखिए, हम इसका जवाब उस बयान से देते हैं। भाजपा ने, आपको याद होगा, कहा था जब पूछा गया मीडिया से करीब महीना भर पहले, उन्होंने 2-3 बार ये रिपीटली कि हम सरकार बनाएंगे,
हम कश्मीर में अपने कैंडिडेट बड़ी लिमिट खड़े कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिपेंडेंट्स को भी सपोर्ट करेंगे। ये भाजपा के बड़े नेताओं के बयान भी आए थे। तो एक तो ये है कि उनको एनकरेजमेंट मिला जो इंडिपेंडेंट खड़ा होना चाहते थे, लेकिन उसके पीछे एक ये भी है जो पिछले लगातार मुख्तलिफ मीडिया ग्रुपों में भी खबरें आई, और ख़ास तौर से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला हैं या महबूबा मुफ्ती हैं या सज्जाद गनी लोन है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, उनका ये कहना था कि ये इंडिपेंडेंट को कहीं ना कहीं से बैकिंग हो रही है, और ये लोग, और परसों तरह 4 दिन पहले जिस प्रकार अवामी इत्तेहाद पार्टी जो इंजीनियर शेख रशीद की है और जमात इस्लाम का उसका समझौता हुआ, हम एक सैंपल के तौर पर हम कुलगाम की सीट को लेते हैं। कुलगाम सीट का जब से असेंबली इलेक्शन हुए हैं तब से देखा गया है कि जमात किसी जमाने में जमात का होल्ड होता था इस सीट पर, और जमात 2 बार यहाँ से एमएलए जीत कर आई, और जो जहाँ तक तारिक अहमद की बात करें जो मौजूदा एक्स एमएलए हैं, वो 4 बार जीते थे। इस बार सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इंजीनियर शेख रशीद जो कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़े प्लेयर के तौर पे उतरे, पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पे कश्मीर घाटी में खास तौर से, उनका पैक्ट हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कुलगाम में भी ठीक ठाक पोलिंग हुई है, इसलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि जो आपने खुद कहा कि 8 तारीख को जब ईवीएम मशीनें जब खुलेंगी वहाँ पे गिनती होगी, फिर देखेंगे कि वो जो सीट जो सीपीएम की एक ही सीट है पूरे कश्मीर में कौन जीतता है। इंजीनियर रशीद एक नया प्लेयर उभर कर सामने आ गए। खासकर अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा इलेक्शन में इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला कदावर लीडर जिसको कहा जा रहा है, उनको शिकस्त दी, काफ़ी मिकदार में उनको शिकस्त दी वहाँ पर। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, उसके 2-3 फैक्टर समझ में आते हैं। एक तो उमर अब्दुल्ला के बारे में आम लोगों की धारणा है कि वो अपने पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बरक्स इमेच्योर, अपरिपक्व नेता हैं। उनका ये समझ नहीं आता कब किसके खिलाफ बयान दे देंगे। जैसे गुपकार इन्होंने बनाया था, उसमें महबूबा मुफ्ती पीडीपी और नेशनल अवामी पार्टी के जो हैं वो थे उसके अंदर, ये खुद फारूक अब्दुल्ला साहब थे, और भी सीपीएम वगैरह सब लोग थे, लेकिन कांग्रेस नहीं थी। उसको दरकिनार किया, जबकि वो उसके अंदर सदस्य थी। जो नेशनल लाइंस बना विपक्ष का, उसको भी दरकिनार करते उमर अब्दुल्ला ने इमीडिएट कैंडिडेट अनाउंस कर दिया साउथ कश्मीर अनंतनाग से और राजौरी की संसदीय सीट पर। क्योंकि हमने बैकग्राउंड में भी थोड़ा जाना पड़ेगा, तो वो जो इनके बीच एक रिफ्ट खड़ी होगी, टसल शुरू होगी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। कोशिश ये थी, उसका आरोप भी था महबूबा मुफ्ती कि मुझे दिल्ली ना जाने के लिए ये सब चीज़ें रोपकार लगाए जा रहे हैं ताकि मैं दिल्ली ना पहुंच सकूं, इसलिए मेरे को, जबकि हम विपक्षी महागठबंधन के सदस्य हैं, घटक दल हैं, हमें क्यों नहीं सीट हमारे लिए छोड़ी गई? तीनों लोकसभा की सीटों में हमारे कैंडिडेट क्यों अपने खड़े किए नेशनल कॉन्फ्रेंस में? दिलचस्प पहलू ये है कि इन तीनों लोकसभा की सीटों पर भाजपा अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाई थी, लेकिन इस प्रकार के तमाम चर्चे थे कि प्रॉक्सी को भाजपा कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। हमने खुद जेके अपडेट जब पुंछ के मंडी इलाके में था, हमने खुद देखा कि भाजपा के बड़े नेता जो जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, रविंदर रैना, वहाँ पर बैठ के समर्थन में, बैठ का मतलब जो जम्मू कश्मीर पार्टी अल्ताफ बुखारी की है, उनके जफर इकबाल मनहास के सपोर्ट में एक ज्वाइंट पब्लिक मीटिंग कर रहे थे बस अड्डे पर, हमने खुद देखा। और साथ में ये भी हमने एक नज़ारा देखा, उन्होंने कहा कि ये मीडिया इसको शूट ना कर पाए, फिर भी जेके अपडेट ने उसको शूट किया, बातचीत भी की उनसे उन तमाम मुद्दों पर। कहने का लबोलबाब यह है कि जो प्रॉक्सी की बात चली वो कहीं ना कहीं अभी भी ट्रैवल कर रही है पूरे कश्मीर में। हालांकि लोकसभा के चुनाव तक ये कोई कह नहीं सकता था कि इंजीनियर शेख रशीद को कहीं से बैकिंग है या नहीं है। उनके 2 बेटे जो थे अबरार और राज, जिन्होंने ये पूरा कैंपेन चलाया नॉर्थ से लेकर साउथ कश्मीर तक, जो यंगस्टर थे, वो कोई पैदल जा रहा है, कोई व्हीकल पे जा रहा है, उन्होंने जाकर उसके लिए कन्विंसिंग करी। और उमर अब्दुल्ला जो अपने आप को बड़ा ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, वो उनको शिकस्त मिली। और इवन जो कि उनका गढ़ है सज्जाद गनी लोन का पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वो भी हारे। तो कहने का लबोलबाब यह है कि कई बार आदमी अपने बारे में गलत आंकलन एस्टिमेट करता है कि हम तो जीत ही जाएंगे, हम तो खानदानी जीतने वाले हैं। तो वो पहला एक सेटबैक था उमर अब्दुल्ला को, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है, आप जब सवाल करेंगे उसका जवाब दूंगा मैं।
इंजीनियर रशीद ने काफ़ी जगहों से जो है कैंडिडेट जो है वो खड़े गए हैं जी। क्या रहेगा उनका रोल? देखिए इंजीनियर शेख रशीद के बारे में देखिए यूएपीए आजकल आप सरकार के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। बिल्कुल, ये सबको मालूम है, ओपन सीक्रेट है। एजेंसियाँ आएंगी आपको उठा के ले जाएंगी। लेकिन इंजीनियर शेख रशीद अगर किसके बूते पर इस तरह खुल्लम खुल्ला बयान दे रहा है, वो इमोशनल कार्ड खेल रहा है 370 का, जबकि सबको पता है कि ये गुजरे ज़माने की बात हो गई है, इसको कोई भी धरती पर नहीं ला सकता वापस, क्योंकि वो चैप्टर क्लोज हो गया, गो वेंट गोन, वो चला गया। अब मुद्दा असली स्टेट का है कि स्टेट बहाली होनी चाहिए। इंजीनियर शेख रशीद अभी भी उन भावनात्मक मुद्दों को उड़ा रहे हैं। सब जानते हैं, घाटी के लोग, दूसरे लोग भी जानते हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कि इनकी भाषा हमेशा एक अलगाववाद के रास्ते को प्रेरित करती हुई दिखाई दी है। जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड डीजीपी एसपी वैद्य ने खुद कहा एक इंटरव्यू में कि जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, ये नई दिल्ली शायद कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रही है। ये एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भाषा जो बोल रहे हैं वो भाषा कहीं ना सेपरेटिज्म को बढ़ावा देती है। तो कश्मीर की नब्ज़ आप अच्छी तरह जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वहाँ पर लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं, और वो अंडर कहा जाए कि अंडर करंट हैं सब चीज़ें, खोल के कोई नहीं बोल पाता। महबूबा मुफ्ती जिस पर बार बार कहती रही कि कश्मीर एक ओपन जेल है, तो उन तमाम चीज़ों को, बयानों को आप जोड़ेंगे तो ये शेख रशीद जो है उन सब चीज़ों को जोड़ जाड़ के उनको एक ब्लॉक कर रहा है, उसको इमोशनल कार्ड के तौर पे खेल रहा है, और ये भी कह रहा है कि मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में नरक भोग रहा था। वो एक मायने पूरा मिला मिलू के इस प्रकार की खिचड़ी बना रहे हैं कि जिसमें पूरा इमोशनल टच हो, मसाले भी डाल रहे हैं। वो उसके तहत उन्होंने करीब शायद 40 के 35 कितने कैंडिडेट नॉर्थ से लेकर साउथ तक खड़े किए हैं। इसमें एक नया पेच और फंसा है जमात इस्लामी का। जमात के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। हमने पहले जिक्र किया कि जमात, आपको याद होगा 87 में जब फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत थी, दिल्ली में राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, तब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की ओर से जमात, सपोर्टेड बाय जमात, एक मोर्चा बना था जिसमें सज्जाद गनी लोन के पिता अब्दुल गनी लोन थे, आपके सैयद अली शाह गिलानी के जो यूसुफ शाह जिसको कहते हैं, सलाउद्दीन कहते हैं, ये तमाम लोग चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन सलाउद्दीन की जो यूसुफ शाह थे, उनकी सीट पर जो गड़बड़ी हुई, तो ये आरोप है कि रिंगिंग हुई 87 में, तभी ये टर्निंग पॉइंट कश्मीर में आया, मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ। ये तमाम पिछले बीते ज़माने की बातें हैं। तो जमात का इतना जबरदस्त होल्ड है, हालांकि जमात पर प्रतिबंध है 5 साल का, और बढ़ाया गया। पहले 5 साल लगाया था, 5 साल फिर बढ़ा दिया गया। लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो इस बात से हैरान है कि जिस जमात पर प्रतिबंध है, वो उस पर जमात के लोग इंडिपेंडेंट कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। तो हम समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं कोई एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा भी हो सकते हैं कि आखिर हौसले कितने बड़े इनके हैं। और जमात ने भी शायद करीब 10 कैंडिडेट खड़े किए हैं पूरे कश्मीर में। तो अब देखना दिलचस्प होगा। कल पहले फेज का चुनाव हुआ, पोलिंग हुआ है, उसमें वो सीटें खास तौर से हैं जो साउथ कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो मानी जाती सीटें, उन पे उनका कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का रियल मुद्दा है क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो जब 5 अगस्त 2019 को इसका विशेष दर्जा ख़त्म किया गया था और 2 यूटी बनाई गई थी, तब कहा यह गया था सरकार की ओर से, हमारी दिल्ली की सरकार की ओर से, कि 370 और 35 से एक मेन जड़ है आतंकवाद को लेकर। लेकिन हाल के दिनों में, हालांकि हम ये भी कहेंगे, कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट जिस प्रकार सेना, सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस ने मिलकर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ वहाँ टेररिज्म पर अंकुश लगाने की कोशिश करी, हम समझते हैं काफ़ी हद तक उनको सफलता मिली है। और बीच में कभी कभी टारगेट किलिंग का वो हो जाता था, लेकिन जिस तरह जम्मू में पिछले एक अरसे के अंदर स्पर्ट आया, एकदम तेज़ी उछाल आया आतंकवाद को लेकर, तब ये सवाल लाजमी खड़े शुरू हो गए कि भाई आपने दावा किया था कि 370 आड़े आ रही है, लेकिन 370 को हटाने के पीछे मकसद और भी था। एक संगीन आरोप यह था कि जम्मू का हिस्सा जो है वो कश्मीरी जो नेतृत्व है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं अनजस्टिस करती है जम्मू के साथ, और यूटी बना दी गई। यूटी देखिए 370 पे हम समझते हैं पूरे देश के अंदर उसका वेलकम हुआ, पूरे देश, कांग्रेस के अंदर भी मतभेद हुए थे, कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उसका स्वागत किया,
और हालांकि रिट लगी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें मोहर लगाई कि नहीं ठीक हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवा देंगे, जो कि पिछले 10 साल से पेंडिंग थे चुनाव। हम समझते हैं जो मेन डिमांड इस समय, जिस तरह आपने सवाल किया, ये थोड़ा मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया, डिमांड मेन ये है कि आखिर हमने यूटी से स्टेट बनते देखे हैं, लेकिन स्टेट से यूटी बनता हमने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा है अपने मुल्क के अंदर, खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर। तो इस टाइम मुद्दा सबसे बड़ा विपक्ष जो कह रहा है, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या पीडीपी हो, वो कह रहे हैं कि स्टेट बहाली की जाए। वो तो बल्कि ये कह रहे थे कि चुनाव से पहले स्टेट बहाली हो। उसमें गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा कि स्टेट बहाली होनी चाहिए। और उसके अलावा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जो यूथ है हमारा, डिग्रियाँ लेके, डिप्लोमे लेके बेरोजगारी की तरह और भी मुद्दे हैं। अच्छा, जब रोज़गार नहीं मिलता वो नशे की तरफ लग गए हैं। कश्मीर के आंकड़े बताते हैं, जम्मू के आंकड़े बताते हैं कि जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिली, फ्रस्ट्रेशन में वो गलत रास्तों की ओर बढ़ गए हैं, नशा लग गया है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, स्टेट बहाली के साथ साथ रोज़गार ज़रूरी है, महंगाई पे अंकुश लगाना जरूरी है। मुद्दे और भी हैं बड़े बड़े पॉलिटिकल, लेकिन जो मुख्य तौर से जो आम लोगों से, बिजली के जो मीटर लगाए गए हैं, बिजली के बिल देखिए ना, पहले कहते थे कि जो बड़ा जो बल्ब होता है 6 से 8 मेगावाट वो होता है, बल्ब होता है जो, लेकिन अब ये जो आ रहा है, नहीं 10 वाट का, 100 वाट का होता था पहले, ये 8 वाट का है, तभी बिल उससे कई गुना ज़्यादा आ रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि आपने कहा था स्मार्ट मीटर लगा के राहत मिलेगी, बिजली कट लग रहे हैं। ये लोगों का आरोप है, विपक्ष का भी आरोप है। कांग्रेस के लोग ये बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने से लोगों को राहत की बजाय लोगों की जेबों से और पैसा निकल रहा है, लोग इससे बहुत नाराज हैं। उसको कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश में है। अगर ये मुद्दा बन जाता है तो बीजेपी के लिए एक चुनौती के रूप में लाजमी तौर पर ये मुद्दा कश्मीर में भी है, स्मार्ट मीटर का, बिजली के बिल भारी आ रहे हैं, और यहाँ पर भी ये मुद्दा है। जी सर, इस बार के इलेक्शंस जो है, असेंबली इलेक्शंस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। चाहे हम एनसी की बात करें, चाहे कांग्रेस की मेन स्ट्रीम की बात हम करें, या इंजीनियर रशीद ने जो है एक नई लहर लाई है, खासकर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, आपने ठीक कहा। पहली बात है कि चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं। लोगों में बड़ी जिज्ञासा थी, बड़ा इंतज़ार था। एक होता है ना, आदमी मायूस हो जाता है कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, तो चुनाव को लेकर एक उम्मीद की किरण जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई कि चुनाव होंगे, लाजमी होंगे 30 सितंबर से पहले। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन है, ये तीसरे फेज़ का चुनाव उसको क्रॉस कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन चुनाव हो रहे हैं। कल फर्स्ट फेज़ हुआ, फिर 25 को दूसरा है, तीसरा 1 अक्टूबर को है। इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि इस बार जिस प्रकार से भाजपा, देखिए इस बार भाजपा के लिए ज़रूरी है कि ये फैसला 5 अगस्त 2019 का वो जस्टिफाई करना है। अगर सरकार उनके साथ, उनके जो कश्मीर में जो इंडिपेंडेंट को समर्थन से सरकार बन जाती है, जम्मू से अच्छी सीटें लाते हैं, इफ़ कह रहा हूँ, तो उनको ये हुआ कि हमने जो फैसला लिया था 5 अगस्त 2019 को यूटी बनाने का और दर्जा ख़त्म करने का, उस पर प्रदेश के आवाम ने मोहर लगा दी है। नहीं तो अगर नतीजे कहीं हंग असेंबली के आए तो कश्मीर की जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी, ख़ास तौर से एनसी, पीडीपी, इवन सज्जाद लोन के पार्टी, हो सकता है कल को ये भी बोले, अगर सरकार बीजेपी के साथ नहीं बनती, जो जिस पर आरोप लग रहे हैं, तो तब ये भी कह सकते हैं बीजेपी, कश्मीर की पार्टियां, ये कि रेफरेंडम है आपके फैसले के खिलाफ। ये लोग कह सकते हैं, लोग अभी भी कह रहे हैं दबी जुबान से। तो हम समझते हैं कि ये चुनाव कई मायनों में अहम है। इसमें आपने जैसे इंजीनियर रशीद का हवाला दिया, जब इंजीनियर रशीद लोकसभा चुनाव जीते, बड़े लोग हैरान थे कि उमर अब्दुल्ला हरा दिया, सज्जाद लोन हरा दिया, लोग हैरान हो गए थे। और सिर्फ देखिए 2 उसके लड़कों ने कंपेन पूरा चलाया था, वो जेल में बंद थे, दिल्ली की तिहाड़ जेल में। तब तक सब ठीक था, लोगों को यकीन था नहीं एक आदमी के साथ अनजस्टिस हुआ। नारा ये दिया गया कि जो कश्मीरी और भी बंद हैं देश की मुख्तलिफ जेलों में, आगरा या दूसरी जेलों में बंद है तिहाड़ जेल के अलावा, उन सब की रिहाई की लड़ाई होगी।
लड़ाई कौन लड़ता है, कहाँ लड़ता है, ये सब पॉलिटिकल सबको मालूम है, नारे हैं। लेकिन जिस पर उस समय जो इंजीनियर ने जमानत की एप्लीकेशन दी लेकिन खारिज कर दी गई। इस बात पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की ओर से और लोगों की ओर से कि अब वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे और वो पार्टी के प्रत्याशी लड़े, उनको बेल मिल गई, इंटरिम बेल 2 अक्टूबर तक के लिए। 2 अक्टूबर तक के बाद वो दिल्ली की तिहाड़ में जाना पड़ेगा। और भी जिस प्रकार के माहौल खबरें आ रही है छिनकर, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उससे भी एक कश्मीर के चुनाव में अजीब सा रोमांच बन गया है। जैसे कल हुआ। कल हालांकि बहुत ये ऑरा क्रिएट किया जा रहा था कि भाई पता नहीं क्या क्रांति ले आएंगे इंजीनियर शेख रशीद और जमात के लोग मिलके, लेकिन चूंकि हम अभी कुछ नहीं कह सकते, चुनाव आयोग की जो पाबंदियां हैं हम उस पर बिल्कुल कायम रहते हुए उसके जो निर्देश हैं उसको मानते, हम केवल इतना भर कहेंगे कि इंजीनियर रशीद चूँकि कश्मीरी आवाम के दिल और दिमाग में बहुत गुबार है, बिल्कुल, तो वो गुबार किसके पक्ष में फूटेगा, किसके खिलाफ फूटेगा, ये पोलिंग के बाद जब 3 चरण का चुनाव हो जाएगा, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये 8 अक्टूबर को जब ईवीएम की मशीनें खुलेंगी। और इसमें और सबसे बड़ी बात हम ये भी कहेंगे, कई बार ये भी आरोप लगते रहे हैं चुनाव आयोग के इकबाल पे, इकबाल का भी इस टाइम बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट हिंदुस्तान की है जिसपे केवल हिंदुस्तान का मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ दीजिए, कोट एंड कोट जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, पूरे वर्ल्ड की निगाहें जम्मू कश्मीर के चुनाव पे लगी हुई हैं। और वो उनका हर मुल्क का अपना एक तरीका है, हर मुल्क की अपनी अपनी खुफिया एजेंसीज हैं, तमाम तौर तरीके हैं। तो इन चुनाव में बड़ी पैनी नज़र है, अब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हमें लगता है सूरत हाल से कि जो माहौल है ये कहीं ना कहीं फ्रैक्चर मैंडेट यानी खंडित जनादेश की ओर जाता दिखाई देता है। चलिए सतीश वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, सतीश वर्मा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, बात की इन्होंने। और इस बीच सवाल ये है कि आखिर इन इंतखाबात में जो है धारा 370, 35A और स्टेटहुड क्या वाकई मुद्दा है या नहीं, और जो सियासी खेल है जम्मू और कश्मीर में वो इस बार अनोखा जो है वो देखने को मिला है, और इस बात का कोई दोहराया नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सतीश साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।